जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालय बोर्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है महिला पर्यवेक्षक का। उसके जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, आपका जो कि जो आज का एग्ज़ाम हुआ है आपका 20 मार्च का, उसका दोनों शिफ्ट का हमने एनालाइज करके और फिर आपके लिए ये क्लास बनाकर लेकर आए हैं। और इस क्लास में हम ये जो आपके 21 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए और आने वाली जितनी भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और इसमें हमने आपके लिए बिल्कुल आंगनबाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आंगनबाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस, तो वो हमने इसमें लेकर आए हैं। इसके अलावा और अदर जो बहुत सारे जैसे विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस भी इसी के अंदर हैं और प्रसव से संबंधित, मतलब कि मिक्स्ड क्वेश्चन जो हमने आज की जो क्लास पेपर देखा था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का है, तो दोनों शिफ्ट को हमने देखा और उसको एनालाइज करने के बाद फिर ये वाली क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिल्कुल सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपके भविष्य की सभी पर्यवेक्षकों का बहुत बहुत वेलकम है। और सभी जो स्टूडेंट या न्यू जो भी हमसे आज जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आप क्लास से यूं ही जुड़े रहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे सकें, ऐसी हम मेहनत करते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सके। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोग क्लास को एक बार सभी लोग मिलकर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, जो भी आपके कोई भी रिलेशन में जो उनका अब आने वाली डेट्स में एग्ज़ाम है, उन सभी से आप क्लास को उनके साथ सभी के साथ आप क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जो भी न्यू स्टूडेंट या न्यू जो भी मैम सर हमसे न्यू जुड़े हुए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि रोज़ की जो क्लासेस आती हैं उनका आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको दी जाती है डेली की क्लास की। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ आपको रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं रैपिड फायर, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित और उन्हीं से रिलेट हम आज क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप सभी ने क्लास को शेयर ज़रूर किया होगा, क्लास को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आंगनबाड़ी से संबंधित आपके पहले टॉपिक जो आंगनबाड़ी से संबंधित रहेंगे, फिर अदर आपके आते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और टोटल बताएंगे कि टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, वो भी आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सूखा राशन, जो कि THR है, सूखा राशन मतलब कि अब कैसे मिलने लगा, खाना जैसे बना के अब देते हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है सूखा राशन जो होता है उसमें पूरक पोषण आहार वितरण किया जाता है। अच्छा, कब कब किया जाता है, सिंपल से पूछा है कि जो आंगनबाड़ी से सूखा राशन जो पूरक पोषण आहार दिया जाता है वो कब दिया जाता है। सप्ताह में एक दिन दिया जाता है, प्रतिदिन देते हैं, या फिर 15 दिन में एक बार दिया जाता है, या फिर महीने में एक बार दिया जाता है। बताएंगे, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनमें जो सूखा राशन होता है वो कब दिया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सप्ताह में एक दिन दिया जाता है। कब दिया जाता है, सप्ताह में एक दिन पूरा जो रहता है वो क्या बांटा जाता है, पूरक पोषण दिया जाता है और पूरक पोषण के रूप में सूखा आहार दिया जाता है। ठीक है, सूखा राशन दिया जाता है। अगर हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में देखें तो 24,000 समथिंग 24,000
लगभग 24,000 हमारे यहाँ क्या है, आंगनबाड़ियाँ हैं। आप इसको 84,000 आंगनबाड़ियाँ हैं लगभग, तो इसको भी याद रखिएगा 84,000। और ये जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम है, ये जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम है, तो ये आंगनबाड़ी कार्यक्रम किसके अंतर्गत, तो ICDS जो प्रोग्राम है, ICDS, इसके तहत जो है क्या है, आंगनबाड़ी जो चलाई जाती हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी जो चलती हैं वो किस कार्यक्रम के अंतर्गत है, तो ये आंगनबाड़ी जो है वो ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत है। इसलिए आंगनबाड़ी को हम ICDS का क्या कहते हैं, हृदय भी कहा जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंगनबाड़ी में पकाकर जो ताज़ा पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। देखिए, अभी हमने देखा कि हफ्ते में एक दिन कौन सा मिलता है, सूखा आहार मिलता है आंगनबाड़ियों में। अब वो बोल रहे हैं जो पका के ताज़ा खाना दिया जाता है ना, पूरक पोषण दिया जाता है, वो किन को दिया जाता है ना। जो पका हुआ भोजन है वो किसको मिलेगा, पका कर जो खाना दिया जाता है वो किन को दिया जाता है, 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को, या फिर 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को, या गर्भवती महिलाओं को, या फिर शिशुवती महिलाओं को। बताइए कि आंगनबाड़ी में जो पकाकर ताज़ा भोजन दिया जाता है वो किस उम्र के या किन लोगों को दिया जाता है, बताएंगे आप सभी बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखें 3 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको पकाकर खाना दिया जाता है। आंगनबाड़ी में जो पकाकर खाना दिया जाता है वो किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है, तो याद रखें 3 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको आंगनबाड़ी में पकाकर खाना दिया जाता है। किसको दिया जाता है, 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में खाना पकाकर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंगनबाड़ी केंद्र में जो सूखा राशन प्रदान किया जाता है। अब बताइए कि देखिए सबसे पहले हमने देख लिया कि ये जो सूखा राशन होता है वो किसको कब दिया जाता है, तो ये सप्ताह में एक बार दिया जाता है। कब दिया जाता है, सप्ताह में एक बार दिया जाता है। ठीक है, एक बार, सप्ताह में एक बार क्या दिया जाता है, सूखा राशन दिया जाता है। और ये सूखा राशन किन को दिया जाता है, 6 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों को, 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को, या फिर गर्भवती शिशुवती माताओं को, या किशोरी बालिकाओं को, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए सूखा राशन में देखें हमने देखा कि पका हुआ राशन किसको दिया जाता है, तो पका हुआ राशन जो पका हुआ राशन किसको दिया जाता है, तो पका हुआ राशन 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है ना, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। अब वहीं पर पूछा जा रहा है सूखा राशन किसको दिया जाता है, तो याद रखें सूखा राशन 6 माह से लेकर 3 वर्ष के बच्चे को भी दिया जाता है, शिशुवती और गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाता है, और किशोरी बालिकाओं को भी दिया जाता है। तो ये सभी को क्या दिया जाता है, ये सूखा राशन दिया जाता है। जबकि पका हुआ भोजन किसको दिया जाता है, तो पका हुआ भोजन 3 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको पका हुआ भोजन दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी को समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी की भी होगी, आपने बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। जिनके भी आने वाले पेपर हैं, जिनके पेपर हो चुके हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं कि आपके पेपर अच्छे ही गए हों, और जिनके आने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे से अपना पेपर करें, हमेशा शुभकामनाएं आपको देते हैं। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये वाला आंसर समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा हितग्राहियों को प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण आहार के लिए प्रावधान राशि क्या है। देखिए जो आंगनबाड़ियों में खाना दिया जाता है, पूरक पोषण आहार जो दिया जाता है, उसमें पर बच्चे के लिए कितना रुपए आते हैं, तो वो हमको देखना है। ठीक है, बताइएगा
कि कितने आते हैं। देखिए 6 माह से लेके और 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं और कौन से वाले सामान्य बच्चे होते हैं उनको 8 रुपये दिए जाते हैं ना, पर बच्चे को 8 रुपये के हिसाब से खाना दिया जाता है, कि मतलब उनका एक का खर्चा कितना होगा, 8 रुपये तक हो सकता है। फिर अगर ये 72 माह मतलब कि होता है 6 महीने, है ना, 12, अगर 12 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 ही आएगा, मतलब कि 6 महीने से लेकर 72 माह भी लिख सकता है, या 6 महीने से लेकर 6 साल तक भी लिख सकता है। ठीक है, बताइए। तो देखिए 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए 8 रुपये आते हैं क्या, और 6 माह से लेके और 6 साल तक जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं उनके लिए 12 रुपये प्रति बच्चा आता है, और जो शिशुवती, गर्भवती और किशोरी रहते हैं उनके लिए प्रति मतलब व्यक्ति के हिसाब से 9.5 रुपये आते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए आंगनबाड़ी में किस हिसाब से इनको जो है दिया जाता है, किस हिसाब से इनको प्रावधान है कि इतने पैसे इनके लिए आएंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये बिल्कुल सही आंसर है, सभी आंसर क्या है, बिल्कुल सही हैं, कि जो 6 महीने से लेके और 6 साल तक के जो सामान्य बच्चे हैं और उनको कितने, तो 8 रुपये मिलते हैं। ठीक है, उनको कितने रुपए मिलते हैं, 8 रुपये पर बच्चे के हिसाब से उनके ऊपर दिया जाता है। वहीं पर देखें कि 6 माह से लेके और 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको, जो कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं, उनको 12 रुपये प्रति बच्चे दिए जाते हैं, और गर्भवती, शिशुवती, किशोरी जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, इनको पर व्यक्ति के हिसाब से 9.5 रुपये दिए जाते हैं, मतलब 9.5 रुपये का खाना दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सबसे बड़ा गुण क्या है। बताइए आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं इनके देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य से संबंधित है, इनका सबसे बड़ा गुण क्या होगा कि आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं ये, या धैर्य रखना और दृढ़ता, या फिर शिष्टाचार, या फिर उपरोक्त सभी। बताएंगे कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनमें उनका सबसे अच्छा गुण कौन सा है, बताएं। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे। ठीक है, बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि वो कैसे होते हैं, आत्मविश्वास के साथ अपना काम करते हैं, बिल्कुल उनमें धैर्य रखना, दृढ़ता ये उनका स्वभाव होता है, शिष्टाचार उनके अंदर होता है। तो बिल्कुल ये सभी गुण क्या हो जाते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि बच्चों में पोषण पर किया गया व्यय। बताइए, देखिए बच्चों में पोषण के लिए जो व्यय किया जाता है उसको व्यय कहते हैं, या फिर अपव्यय कहते हैं, या निवेश कहते हैं, या इनमें से कुछ नहीं। तो देखिए अगर किसी बच्चे के ऊपर, जैसे कि कोई सरकार है और वो क्या कर रही है, बच्चों को कोई भी योजना के तहत पोषण आहार वगैरह के से संबंधित कोई भी योजना लेकर आता है, और उसमें जो व्यय होता है तो ना तो उसको हम व्यय कहते हैं, क्योंकि वो जनता क्या होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको खाना प्रॉपर मिले, और जो है 2 मील का अच्छे से खाना मिल जाए। तो उसको बे नहीं बोलेंगे, ये अपव्यय भी नहीं होगा, और कोई निवेश नहीं कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इनमें से कोई भी नहीं है ना, ऐसे कोई भी शब्द हम इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं कि अगर बच्चों को पोषण दिया जा रहा है तो क्या वो एक व्यय हो सकता है, अपव्यय हो सकता है, निवेश। तो इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए पोषण आहार से बच्चों में विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। बताइए, देखिए जो पोषण आहार है उससे बच्चों के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। तो शारीरिक विकास में, मतलब पोषण आहार जो है बच्चों के शारीरिक विकास में मुख्य भूमिका निभाएगा, या फिर बौद्धिक विकास में मुख्य भूमिका निभाएगा, या फिर प्रतीक्षा प्रणाली में के विकास में मुख्य भूमिका निभाएगा, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए
किस में निभाएगा? देखिए, पोषण आहार है और बच्चे को पोषण अच्छा मिल रहा है तो उससे उसका मतलब कि वो क्या काम करेगा? तो बिल्कुल उसका शरीर का विकास भी करेगा और उसका बौद्धिक विकास भी करेगा और उसकी प्रतिरक्षा इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको भी क्या करेगा? बनाए रखेगा। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए, पोषण आहार की आवश्यकता होती है, पोषण आहार की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या फिर शरीर में वृद्धि, विकास, टूटी फूटी कोशिकाओं के निर्माण के लिए या रोगों की से शरीर की रक्षा करने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, अगर हम देखें कि हम जो पोषण लेते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब जैसे कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसा खाते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारे खाने में क्या, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह हम जो लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट हुआ, ठीक है, वसा हुआ और प्रोटीन हुआ। इनसे हमको क्या मिलता है? तो इनसे हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलती है। तो बिल्कुल ऊर्जा के लिए तो हम खाते हैं, पोषण आहार लेते हैं। फिर शरीर की वृद्धि, विकास, टूटी फूटी कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी हम क्या करते हैं? तो प्रोटीन का उपयोग करते हैं, प्रोटीन लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं। तो बिल्कुल ये भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तीसरा है, रोगों से शरीर की रक्षा कौन करता है? तो विटामिन जो होते हैं वो रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं ना। रोगों से शरीर की रक्षा कौन करता है? तो विटामिन जो रहते हैं रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ये उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे खाने में हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सभी चीज़ लेते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वृद्ध पोषण तत्व जो होते हैं उनका मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, पोषण तत्व जो होते हैं, पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, है ना। पोषक तत्व जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कौन से? तो माइक्रो होते हैं। एक कौन से होते हैं? माइक्रो। और एक कौन से होते हैं? मैक्रो होते हैं। एक माइक्रो होते हैं और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो कौन से होते हैं? तो माइक्रो ऐसे होते हैं जिनको कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी कम मात्रा में क्या होती है? आवश्यकता होती है। कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? वो माइक्रो कहलाते हैं। जबकि जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है तो वो क्या कहलाते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो अधिक मात्रा में आवश्यक वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? मतलब वो कहाँ से मिलते हैं? भोजन से, संश्लेषण से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए वो कहाँ से मिलते हैं? बताएंगे आप कहाँ से मिलेंगे ये भोजन में? तो देखिए, अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखें तो हमें भोजन से भी मिलते हैं, संश्लेषण से भी मिलते हैं, ठीक है। और ये इसमें दोनों से, है ना, दोनों का दिया है। तो ये कहाँ से मिलेंगे? तो ये देखिए, और दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? संश्लेषण से तो मिलते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है उन्होंने मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखें मुख्य स्रोत इसका भोजन हो जाएगा, है ना। कहाँ से सबसे ज़्यादा हमें जो वृद्ध मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो वो हमको भोजन से मिलते हैं। मैक्रो में कौन आ जाएगा? तो वही कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, विटामिन, प्रोटीन का, और ये सब अदर्स जो होंगे ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? तो भोजन से मिलते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? हमें भोजन से मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए पोषक तत्व होते हैं, देखिए अभी हाल ही हमने लिख के बता दिया है आपको कि पोषक तत्व होते हैं कितने प्रकार के। तो इसको हम क्या कहेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे इनको, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और ये कौन से हो जाएंगे? माइक्रो हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन से हो जाएंगे? माइक्रो।
बताइए अब मैक्रो, माइक्रो या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषक तत्व याद रखें 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन से होते हैं? तो एक वृद्ध पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ये अधिक मात्रा में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, ये अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। और जो सूक्ष्म मतलब माइक्रो जो रहते हैं वो क्या होते हैं? कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं, ठीक है, कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो ये बिल्कुल दोनों प्रकार के होते हैं ना। कौन से प्रकार के होते हैं? ये दोनों पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक वृद्ध पोषक तत्व और एक कौन से होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बिल्कुल दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहद मतलब कि मुख्य जो पोषक तत्वों में शामिल हैं। देखिए अभी हमने देखा था कि जिनकी अधिक मतलब जो वृद्ध पोषक तत्व होते हैं ये कैसे होते हैं? अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। अधिक मात्रा में क्या होते हैं? ये आवश्यक होते हैं। अब अधिक मात्रा में आवश्यक जो होते हैं और ये कैसे होते हैं? हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। ये कहाँ से मुख्य रूप से हमें ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। अब भोजन में क्या क्या होता है? तो भोजन में हमने देखा भोजन में क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है। भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वसा भी होता है। फिर उसके बाद प्रोटीन भी होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन्स भी होते हैं। विटामिन्स के बाद फिर उसके बाद क्या जाएगा? खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण। तो ये सभी जो रहते हैं ये सब भोजन के रूप में हमको मिलते हैं और इनकी ही हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये सभी क्या है? तो ये सभी की ज़रूरत होती है ना। तो बेहद जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट भी आता है, वसा भी आता है, प्रोटीन भी आता है, खनिज लवण भी आते हैं और विटामिन भी आते हैं। तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए सूक्ष्म पोषक तत्व में शामिल हैं। बताएं सूक्ष्म पोषक तत्व में शामिल है कौन शामिल है? तो देखिए विटामिन जो रहते हैं वो कैसे होते हैं? तो ये अधिक मात्रा में आवश्यक नहीं होते हैं, ठीक है, और भोजन से हमें ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, भोजन से ही मिलते हैं। लेकिन इसमें अगर सूक्ष्म पोषक तत्व देखें तो सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या शामिल हो जाएंगे? तो याद रखना सूक्ष्म पोषक, क्योंकि विटामिन्स को भी हम एक निश्चित मात्रा में ही लेते हैं, अधिक मात्रा में हम नहीं लेते। और सूक्ष्म मात्रिक तत्व खनिज लवण जो होते हैं ये भी क्या जाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ABCD में से हमारा जो C है वो राइट आंसर है, ठीक है। चल नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए विटामिन A जो है इसका मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन A कहाँ से मिलता है? अगर विटामिन A के बारे में देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक नाम इसका क्या है? रासायनिक नाम इसका क्या है? तो इसको रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। रेटिनॉल क्या है? इसका रासायनिक नाम है। दूसरा अगर देखें तो ये कहाँ से? ये मछली से भी मिलता है, दूध और दूध से बने उत्पाद से भी मिलता है, लाल पीले फल से भी मिलता है और हरेदार जो सब्जी होती है उससे भी मिलता है, ठीक है। विटामिन A का देखें तो माता के दूध में भी मिलता है ये देखने को, ठीक है। माता के दूध में विटामिन A होता है। विटामिन A को क्या बोलते हैं? तो ये हमारी प्रतिरक्षा कार्यक्रम मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। तो ये प्रतिरक्षी भी होता है, प्रतिरक्षी विटामिन है ये, ठीक है। ये हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखें तो गाजर में भी ये पाया जाता है। गाजर हुआ, मछली का तेल हुआ, ठीक है, मछली का तेल हुआ, इनमें भी विटामिन A देखने को हमको मिलता है, ठीक है। और विटामिन A की कमी हो जाती है तो विटामिन A की कमी से कौन सा हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन A की कमी से कौन सा हो जाएगा? तो रतौंधी हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा? जीरोथेलिया हो जाएगा,
ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं ये हो जाता है। तो ये सब क्या है, विटामिन से हमने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए हैं, ठीक है। और बाकी ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए जो है इन सभी से मिलता है, चाहे वो हरी पत्तेदार सब्जी हो, लाल पीले फल हो, और दूध से बने दूध या फिर दूध से बने जितने भी सामान होते हैं उनमें होता है, और मछली के तेल में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बताइए विटामिन डी जो है कहाँ से मिलेगा, दूध से, मक्खन से, मछली से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर विटामिन डी का देखें तो विटामिन डी का नाम क्या है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। क्या है, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। और इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये हमें सनरेज से मिल जाता है। इसके अलावा और ये क्या होता है, तो विटामिन डी जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। विटामिन डी कहाँ पे, तो वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील विटामिन डी जो होता है वो किसमें, तो वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो विटामिन डी की कमी के लिए कौन सा, तो रिकेट्स रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो। फिर इसके बाद ये जो विटामिन डी होता है, ये विटामिन डी जो रहेगा इसमें कहाँ पे मिलेगा, तो ये दूध में भी मिल जाएगा, मक्खन में मिल जाएगा, और मछली में भी मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी जो है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भंडारण जो है शरीर में नहीं होता है ना, भंडारण जो है इसका शरीर में नहीं होता है, ठीक है। शरीर में ये भंडारित नहीं रहता, शरीर में भंडारित नहीं होता, ठीक है, भंडारित नहीं होता ये भी आप याद रखें। तो हमने विटामिन डी से आपको इतने फैक्ट्स बता दिए हैं, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बताइए विटामिन सी जो है, ये विटामिन ए, विटामिन बी, ये विटामिन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए हमने लेकर आए हैं इसमें, ठीक है। विटामिन सी से बताइए, विटामिन सी किससे मिलेगा, हरी सब्जी से, आंवले से, अंकुरित दाल से, नींबू से, या उपरोक्त सभी। तो अगर हम विटामिन सी का देखें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, सभी लोग जिनको भी इसका नाम पता हो तो बिल्कुल आप इसका क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में इसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिसको भी पता है आप अपना लिख सकते हैं ताकि आपको ये ज़्यादा देर तक याद रह सकें, ठीक है। चलिए अब विटामिन सी देखते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या है बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसका रासायनिक नाम क्या है। फिर इसको है ना क्या कहते हैं, ये जो है विटामिन सी, ये इसकी कमी से क्या होता है, तो इससे स्कर्वी है ना, तो इसकी कमी से कौन सा होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। फिर विटामिन सी देखें तो खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन प्रचुर मात्रा में अगर देखें, प्रचुर मात्रा में कहाँ से मिलेगा, तो प्रचुर मात्रा में ये आंवला से मिलता है, आंवला में ये क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है, क्या है, स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड क्या है, इसका रासायनिक नाम है ना। और ये कहाँ से, तो हरी सब्जी, आंवला, अंकुरित दाल, नींबू, उपरोक्त सभी से ही ये क्या होता है, मिलता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह तत्व का स्रोत है, बताइए लौह तत्व कहाँ से मिलते हैं, और लौह तत्व मतलब कि आयरन कहाँ से प्राप्त होगा, तो पालक से होगा, या गुड़ से, या खजूर से, मूंगफली से, या फिर उपरोक्त सभी। बताएंगे सभी लौह तत्व कहाँ से प्राप्त होता है। अगर हम देखें तो लौह तत्व इसकी जो कमी से क्या हो जाता है, तो कमी से
एनीमिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। और ये किसकी कमी, इस ये जो ये B6 और B9 में होता है। ठीक है, B6 और B9 में होता है, लौह तत्व होते हैं। और एनीमिया भी कई प्रकार का होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है ना, अलग अलग प्रकार से। जैसे B12 जो होता है उसे पर्सीनिया एनीमिया होता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और ये जो लौह तत्व है ये कहाँ से? तो हमें उपरोक्त सभी, चाहे वो पालक हो, गुड़ हो, खजूर हो और मूंगफली हो, इन सभी से हमको क्या हो जाता है? तो हमको ये सभी से क्या मिल सकता है? तो लौह तत्व मतलब कि जो आयरन वगैरह होता है वो, है ना। और एनीमिया होता है तो हमें किसकी गोली दी जाती है? फोलिक एसिड की गोली दी जाती है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, फोलिक एसिड की, और वो भी कितनी दी जाती हैं? 100 गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए ऊर्जा प्रदान करने वाले आहार कौन से हैं? बताइए ऊर्जा समस्त अनाज, गुड़, शक्कर, घी, तेल, केला या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा सब जो रहती है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए ही खाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दूसरा अगर देखें तो वसा से हमको ऊर्जा मिलती है। तीसरा हम देखते हैं तो प्रोटीन से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, प्रोटीन से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो इनसे हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। अब ऊर्जा के लिए हम ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन खाते हैं। तो देखिए गुड़, शक्कर अगर आते हैं तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। गुड़, शक्कर जो है कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर वसा के लिए देखेंगे तो घी, तेल, केला जो है वो किसके लिए? वसा के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, वसा के रूप में हमको मिल जाते हैं। फिर अगर हम देखें तो प्रोटीन वगैरह जो रहेगा वो समस्त अनाज के रूप में हमको मिल जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। किसी से हमको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिलती है, किसी से हमको वसा के फॉर्म में मिलती है, और किसी से हमको किसमें? प्रोटीन के फॉर्म में हमको मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए शरीर का विकास जो है, शरीर का विकास, बुद्धि एवं रख रखाव करने वाले आहार कौन से हैं? देखिए शरीर का विकास किससे होता है? बुद्धि नहीं, ये वृद्धि होगा। ठीक है, वृद्धि और रख रखाव करने वाले आहार कौन से हैं? दाल है, दूध या दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडा और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल देखिए जो शरीर की विकास और वृद्धि करते हैं तो ये इसमें सभी आ जाएंगे। दाल भी आ जाएगा, दूध से बने पदार्थ भी आ जाएंगे, दूध भी आ जाएगा, मांस, मछली, इन सभी से हमको क्या मिलता है? तो शरीर, इन सभी को खाने से हमारे शरीर का विकास भी होता है, उसकी वृद्धि भी होती है और उसका रख रखाव भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए रोगों से प्रतिरक्षा के लिए रोगों से प्रतिरक्षा के लिए आहार है। बताइए कौन से आहार है? तो देखिए रोगों से लड़ने के लिए हम मुख्य रूप से क्या खाते हैं? तो विटामिन से लेते हैं। क्या लेते हैं? विटामिन से जो होते हैं हम किससे लेते हैं? रोगों से लड़ने के लिए, हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए विटामिन से लेते हैं। और ये जो विटामिन्स होते हैं, ये विटामिन्स कितने? तो ये 2 प्रकार से होते हैं। ये 2 प्रकार के विटामिन्स होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील होते हैं और एक किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील को हमें रेगुलर लेना पड़ता है, जबकि वसा में घुलनशील को हमें रेगुलर नहीं भी लें तो भी चल जाता है। तो जल में घुलनशील हमारे कौन से होते हैं? पूरा बी कॉम्प्लेक्स और जो सी होता है, ये दोनों किस में होते हैं? तो जल में घुलनशील होते हैं। किस में होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। वहीं वसा में अगर देखें तो ए होता है,
ठीक है। और इसके बाद डी होता है, ई होता है और के होता है। ये सब किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि रोगों से लड़ने के लिए हमें विटामिन लेना पड़ता है। तो हरे पत्तेदार सब्जी से विटामिन मिलते हैं, ज़मीन से निकलने वाली सब्जियों से मिलते हैं और फलों से भी मिलते हैं। जैसे खट्टे फल से हमको विटामिन सी मिल जाता है ना। तो इन सब से तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए संतुलित आहार में शामिल होता है। संतुलित आहार किसको कहते हैं? कि जिस आहार में हमें निश्चित मात्रा में सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। और ये जो संतुलित आहार है उसमें हमें विटामिन्स भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, वसा भी होने चाहिए। इसके अलावा खनिज लवण भी होने चाहिए, खनिज लवण भी होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है ना क्या होने चाहिए? तो जो रफेज होते हैं वो भी होने चाहिए, फाइबर्स भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फाइबर्स भी होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमारे संतुलित आहार में शामिल होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज़ें हमें संतुलित आहार में होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए सब्जियों में सब्जी और हरी पत्तेदार भाजी, फल, दूध, दही में अधिक पाया जाता है। बताइए क्या पाया जाता है? जो सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार भाजी होती है, फल, दूध, दही, इनमें क्या सबसे ज़्यादा मिलेगा? खनिज पदार्थ मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सब्जी वगैरह, हरे पत्तेदार सब्जी, फल, दूध, दही, इन सब से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमको? तो ये सारी चीज़ें, ये इनसे हमको क्या मिलेगा? रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। इनको खाने से हमें क्या होता है? तो हमें इनको खाने से हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। इनको खाने से हमें क्या होता है? तो इन सभी को खाने से हमें रोगों से क्या होता है? तो रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, ठीक है। रोगों से लड़ने की क्या मिलती है? क्षमता विकसित होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है? विकसित होती है। और रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए हमें क्या खाना पड़ता है? तो विटामिन्स लेना पड़ता है। तो इन सब में क्या होता है? विटामिन्स होते हैं, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो इनको खाने से हमें सबसे ज़्यादा विटामिन्स मिलते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विटामिन्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजूर, शहद, गेहूं, चावल से किस तत्व की पूर्ति होती है? खजूर खाने से, शहद और गेहूं वगैरह खाने से क्या मिलेगा? तो देखिए गेहूं, शहद वगैरह ये जो रहते हैं, ये इससे हमें क्या मिलेगा? तो याद रखें इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? तो इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इससे हमें क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। इनसे हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें खजूर, शहद, गेहूं, इन सब से, इनमें शहद में क्या होती है? तो इस शहद में जो शहद होती है जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब क्या होती हैं? शर्कराएँ होती हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बताइए कि दूध, घी, मछली, मक्खन और तेल से सबसे अधिक क्या मिलेगा? तो प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, खनिज मिलेगा, या वसा मिलेगा? तो याद रखें जो दूध, घी और जो मक्खन वगैरह होता है, इन सभी से क्या मिलता है? वसा सबसे ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता है? ये सभी से क्या मिलेगा? वसा सबसे ज़्यादा मिलता है। फैट ज़्यादा देखने को मिलता है। इनसे क्या मिलता है? फैट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे द्वारा जो कैलोरी प्राप्त की जाती है उसके स्रोत को घटते क्रम में लिखिए। देखिए
क्या पूछा है, जो कैलोरी हमको मिलती है, मतलब सब ऊर्जा जो है मिलती है, उसको घटते क्रम में लिखना है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, फिर किससे मिलेगी, फिर किससे, तो उसे घटते क्रम में हमें ऊर्जा का लिखना है कि ऊर्जा को घटते क्रम में लिखें, है ना। तो बताइए, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, आपके सामने ABCD ये ऑप्शंस हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट से, फिर वसा से, फिर प्रोटीन से मिलेगी, या पहले प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, या फिर वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा से। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो अगर कैलोरी मिलती है वो किससे मिलती है, फैट से मिलती है, वसा से मिलती है। याद रखें, सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, वसा से मिलती है। इसके बाद जो मिलती है वो किससे मिलेगी, तो वो मिलेगी प्रोटीन से। वो इसके बाद किससे मिलती है, तो प्रोटीन से मिलती है, ठीक है। इसके बाद किससे मिलती है, तो प्रोटीन से मिलती है, ठीक है। किससे मिलेगी इसके बाद, तो प्रोटीन से मिलेगी। इसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा जो है, सबसे देर तक, है ना, सॉरी, है ना, क्या बोल रहा है, सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे देर तक किससे मिलती है, वसा से मिलती है। देर तक लिख देंगे हम, ठीक है, देर तक, सबसे देर तक किससे मिलेगी, तो वसा से मिलेगी। उससे पहले फिर उसके बाद किससे मिलेगी, तो प्रोटीन से मिलेगी, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन से, और सबसे जल्दी जो रहती है ना, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ना। किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से जो है सबसे, फिर कार्बोहाइड्रेट से जो है सबसे जल्दी मिल जाती है ना, और सबसे जल्दी ही खत्म भी हो जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए सबसे ज़्यादा पूछा है घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से, फिर वसा से, और फिर प्रोटीन से। तो किससे मिलेगी, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, फिर वसा से मिलेगी, और फिर प्रोटीन से मिलती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किससे, कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि शिशु का संपूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। देखिए, शिशु को कब खाना दे देना चाहिए, कब तक मतलब कि संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री आहार कब से देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखिए, जब कोई भी नवजात होता है तो उसको 6 से लेके 7 माह तक क्या करना चाहिए, स्तनपान ही कराना चाहिए ना। 6 से लेके 7 माह तक स्तनपान कराया जाता है। देन इसके बाद फिर बाद में क्या होता है, तो पूरक पोषण दिया जाता है। इसके बाद पूरक पोषण देते हैं, है ना। इसके बाद क्या देते हैं, पूरक पोषण दिया जाता है। तो राइट आंसर देखिए, 6 तो है नहीं, तो इसका हम क्या लगाएंगे, 7वें माह से, है ना। क्या लगाएंगे, 7वें माह से देना चाहिए। अगर 6 होता तो फिर हम 6 लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन में 6 नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 7वें माह से हम क्या करते हैं, बच्चे को पूरक पोषण देना स्टार्ट करते हैं। और जो 3 दिन तक का जो पीला गाढ़ा जो माँ का दूध होता है वो ज़रूर देना चाहिए, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, और विटामिन ए भी पाया जाता है। इसमें विटामिन ए भी जो है प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए बच्चे को संपूरक आहार देना किस माह से प्रारंभ कर देना चाहिए तथा स्तनपान भी जारी रखना चाहिए। तो वही 7वें माह तक इसको क्या करना चाहिए, प्रारंभ कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ फिर वो क्या करते हैं, स्तनपान भी कराते रहना चाहिए, लेकिन पूरक पोषण देना भी स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई भी गर्भवती महिला गर्भवती है या नहीं, इसकी पहचान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है ना। तो महिला की किस आधार पर करेगी, बताइए। अगर कोई भी महिला गर्भवती है या नहीं है, तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं वो इसकी पहचान करती हैं। वो किस आधार पर करती हैं, कि महामारी रुकने के आधार पर करेंगी, या सुबह के समय आने वाली जो सुस्ती और मितली के आधार पर करेंगी, बार बार पेशाब आने के आधार पर करेंगी, या स्तनों में परिवर्तन के आधार पर करेंगी, या फिर उपरोक्त सभी। बताएंगे कि जो
महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, वो उनकी आंगनवाड़ी जो की कार्यकर्ता होती हैं, वो उनकी गर्भवती होने का पता कैसे लगाएंगी, किस आधार पर लगाएंगी, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किसके आधार पर? तो उपरोक्त सभी के आधार पर लगाएंगे, है ना। उनका जो भी शारीरिक परिवर्तन भी होता है, ठीक है। उनकी महामारी मतलब पीरियड्स आना भी बंद हो जाते हैं, सुबह सुबह उनको सुस्ती होती है, मिचली भी आती है, बार बार वो पेशाब भी जाते हैं, स्तनों में परिवर्तन भी हो जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं? एक गर्भवती महिला के लक्षण होते हैं। तो इनके आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है इसका पता लगाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग से बच्चों की शारीरिक मानसिक विकास में वृद्धि होती है, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, बताएं। इसकी जो इसका अगर रेगुलर मिलता रहे तो इससे क्या होगा? कोई भी बच्चा है तो उसमें उसको अगर आयोडीन युक्त नमक खिलाया जा रहा है तो उसकी बच्चे की शारीरिक मानसिक ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन अगर उसको है ना क्या कहते हैं, ये नहीं खिलाया जाए तो इसकी कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, बताएंगे। गर्भपात हो सकता है, ठीक है। अगर ये मतलब कि गर्भवती महिला के संदर्भ में दिया है, ठीक है। गर्भवती महिला के संदर्भ में पूछा है, गर्भवती महिला के लिए ये पूछा है, ठीक है। बताएं तो गर्भपात हो जाएगा, ये समय से पूर्व प्रसव हो जाएगा, या मृत शिशु का जन्म होगा, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, अगर कोई बच्चा है और उसके भोजन में आयोडीन की कमी हो रही है ना, उसके भोजन में क्या की कमी हो रही है? तो आयोडीन की कमी हो रही है। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल उस गर्भवती महिला का जो गर्भपात होने का भी डर रहता है, ठीक है। उसका क्या गर्भपात होने का भी डर रहता है। इसके अलावा समय से पूर्व जो है प्रसव होने की भी संभावना बढ़ जाती है, और मृत शिशु का जन्म की संभावना भी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए कि गर्भ अवस्था के दौरान गर्भवती महिला को सेवन नहीं करना चाहिए। बताइए किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए? जो गर्भवती महिला है उसको गर्भ अवस्था के दौरान सेवन नहीं करना चाहिए। शराब का नहीं, नशीले पदार्थ का नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई का नहीं, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए कि जो गर्भवती महिला है उसको गर्भ अवस्था के दौरान किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे, ठीक है। अभी तक अगर क्लास को आपने शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। PDF की कहें तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको डेली की PDF भी मिल जाएगी। चलिए बताइएगा, तो किसका सेवन नहीं करना चाहिए? तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शराब का भी नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थ का भी नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, गर्भवती महिला का गर्भकाल 3 जांच आवश्यक होती हैं। अब ये 3 जांच किस महीने में होनी चाहिए? बताएंगे कि जो गर्भवती महिला की कम से कम कितनी 3 जांच तो होनी चाहिए, कम से कम 3 जांच तो होनी चाहिए, ठीक है। 3 जांच तो होनी ही चाहिए। अब वो किस किस मंथ में होनी चाहिए? 3 में, 5वें में, और फिर 90 में, या 4 में, 7 में, 9 में, या 2 में, 1 में, या 2 में, 4 में, या 6 में, या फिर कोई भी माह में। बताइए फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए, अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन कौन से महीने में, तो एक चौथे महीने में, ठीक है, एक 7वें महीने में और एक 90 माह में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, 90 माह में 3 बार जांच होनी चाहिए, चौथे माह में, 7वें माह में और 90 माह में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। गर्भवती महिला की जांच में शामिल है, गर्भवती महिला की जो जांच होती है उसमें क्या शामिल है, तो देखिए वजन लेना या रक्तचाप जांचना, गर्भस्थ शिशु की जांच करना, पेशाब या खून की जांच करना, या फिर उपरोक्त सभी बताएंगे। देखिए ये क्या है, गर्भवती महिला की जो जांच है, ठीक है, जांच, ये जो जांच जो है ये किसकी सेवा है, तो ICDS की 6 सेवा में से एक सेवा ये भी है ना। जांच क्या है, ICDS की जो 6 सेवा है उसमें से एक सेवा जो है, 6 में से एक सेवा ये भी है ना, एक सेवा ये भी है कि स्वास्थ्य की जांच करना। तो बताइए कि कोई भी महिला है और उसकी अगर जांच की जा रही है तो बिल्कुल उसके वजन की भी जांच होगी, उसका रक्तचाप मतलब उसके ब्लड प्रेशर की भी जांच होगी, उसके गर्भस्थ शिशु की जांच भी होगी, पेशाब एवं खून की जांच भी होगी और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून की कमी से बचाने के लिए गर्भवती महिला को चौथे माह में से आयरन की जो फोलिक एसिड की गोलियां हैं वो देना चालू कर देते हैं। तो बताइए वो कितनी दी जाती हैं। इसका आंसर अभी हमने बताया था आपको कि इसमें कितनी गोलियां दी जाती हैं। जब भी अगर कोई भी गर्भवती महिला है और गर्भवती महिला को क्या हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, तो आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी के में क्या दी जाती है, तो फोलिक एसिड की गोली दी जाती है। क्या दी जाती है, फोलिक एसिड की गोली दी जाती, फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है, फोलिक एसिड की क्या दी जाती हैं, गोली दी जाती है। और वो कितनी दी जाती है, तो वो याद रखें 100 गोलियां दी जाती हैं। और कब से दी जाती है, तो 4 माह के बाद से, है ना, 4 माह से, फिर 4 माह से जब 4 माह की हो जाती है गर्भवती, उसके बाद से फिर उसको फोलिक एसिड की गोलियां 100 गोलियां दी जाती हैं और रोज़ एक खानी रहती है ना, रोज़ कितनी, रोज़ एक खानी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 100 गोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 गोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए खून की कमी वाले गर्भवती महिला को IFA की गोलियां, IFA की गोलियां जो है मतलब चौथे महीने से दी जाती हैं। ठीक है, जो है इम्यूनिटी वाला जो फोलिक एसिड की गोली दी जाती हैं और ये माह में 100 दिन तक दी जाती हैं। अब बताना है कि 2 गोली प्रतिदिन खाते हैं, 1 गोली प्रतिदिन, 3 गोली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अभी हाल ही मैंने आंसर आपको दे दिया है कि इसमें कितनी, तो 1 गोली रोज़ खाए, सॉरी 1 सेकेंड, 100 गोली दी जाती हैं और 100 गोली में जो होता है, तो इसमें कितनी गोलियां रोज़ खाते हैं, तो इसमें 2 गोलियां रोज़ खाई जाती हैं। ठीक है, कितनी, इसमें 2 दिया है लेकिन इसमें, ठीक है, इसका आंसर जो है 2 गोलियां है ना, अगर 1 लिखा है तो इसको 2 गोलियां क्या होती हैं, रोज़ खाई जाती है ना। चल नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्भवती महिला का वजन जो होता है वो दौरान बढ़ता है। पता है जो प्रथम तिमाही में आधा मतलब कि 1/2 किलोग्राम मतलब आधा किलोग्राम बढ़ता है प्रति माह, या दूसरी तिमाही में 1 किलो प्रति माह बढ़ता है, अंतिम में 2 किलो प्रति माह बढ़ता है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए टोटल अगर देखें 10 से लेके 12 kg तक बढ़ जाता है पूरी गर्भ अवस्था में। टोटल जो है वो कितना, 10 से लेके 12 kg तक बढ़ जाता है। अब बताइए कि किस हिसाब से बढ़ेगा। प्रथम तिमाही में 1 से लेके मतलब कि आधा kg प्रति माह बढ़ेगा। जो
सेकंड टर्म है, ठीक है, उसमें कितनी, तो उसमें 1 kg प्रति माह बढ़ेगा। और जो अंतिम जो होता है थर्ड टर्म, उसमें बताइए कि 2 kg रोज बढ़ेगा, प्रति माह बढ़ेगा कि नहीं, बताएंगे। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें ये सभी सही है, ठीक है। तो देखिए पहली तिमाही जो रहती है उसमें मतलब कि आधा आधा किलो 500 ग्राम तक बढ़ता है प्रति माह, ठीक है। फिर अगर दूसरी के आता है तो उसमें 1 किलो करके बढ़ता है, और तीसरे में 2 किलो तक बढ़ता है। इस तरीके से जो रहता है वो कितना हो जाता है, तो 10 से लेके 12 kg तक प्रति माह जो होता है, पूरी गर्भ अवस्था के दौरान बढ़ता है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताए गर्भवती महिला का गर्भ अवस्था के दौरान कितना वजन बढ़ जाता है। अब भी हाल ही आंसर बता दिया हमने, फिर भी बताएं आप लोग कितना बढ़ेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, और जो भी आपका सजेशन है, अगर आपको कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताएंगे सभी लोग कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो देखिए जो क्या होगा इसका आंसर, तो लगभग कितना बढ़ जाता है, तो 10 से लेके 12 kg तक बढ़ता है। पूरी गर्भ अवस्था के दौरान कितना बढ़ता है, 10 से लेके 12 kg तक बढ़ जाता है, ठीक है। कितना बढ़ जाता है, 10 से लेके 12 kg तक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि आंगनबाड़ी केंद्र में बाल विकास परियोजना अधिकारी वर्ष में कितने दिन अवकाश घोषित करते हैं। जो आंगनबाड़ी होती है उनकी आंगनबाड़ी केंद्र में बाल विकास परियोजना अधिकारी जो रहते हैं वर्ष में कितने दिन के अवकाश घोषित करेंगे, तो 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का या फिर 20 दिन का, बताएंगे कितने दिन का अवकाश घोषित करते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखें। तो आंगनबाड़ी केंद्र में बाल विकास परियोजना अधिकारी वर्ष में कितने, तो 7 दिन का अवकाश घोषित करते हैं। कितने दिन का, 7 दिन का अवकाश घोषित करते हैं, ठीक है। कितने दिन का करते हैं, 7 दिन का। चल नेक्स्ट देखते हैं। बताइए कि घर में प्रसव के समय किन बातों का ध्यान रखना। अगर बाय चांस संस्थागत प्रसव नहीं हुआ है, घर में ही प्रसव की जो क्रिया है वो पूर्ण हुई है, तो अब बताइए कि ये जो प्रसव की क्रिया हुई है उस मतलब घर में हुई है, तो हमें उस समय क्या क्या बातों पर ध्यान रखना होगा। स्वच्छ हाथ हो, ठीक है, स्वच्छ परिवेश हो, नया ब्लेड और नया धागा हो, स्वच्छ नाभि नाल हो, और उपरोक्त सभी। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताएं। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है ना, कि जो हाथ वगैरह हो वो भी स्वच्छ हो, है ना, और उसका जो भी एटमॉस्फेयर वहाँ का हो उस टाइम वो भी स्वच्छ हो, और नया ब्लेड मतलब कि जो धागा होता है वो भी नया हो, और स्वच्छ नाभि नाल हो, और भी जो आप यूज़ मतलब कि जितने भी सामग्री उपकरण आप उपयोग कर रहे हैं वो सभी कैसे होने चाहिए, स्वच्छ ही होने चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गर्भ अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण खतरे का है। बताइए गर्भ अवस्था में जो कौन सा लक्षण जो रहेगा वो खतरे का होगा। खून का बहना और खून की कमी आना, महिला की आयु 8 से कम और 35 से अधिक होना, हाथ पैर चेहरे पर सूजन होना, उच्च रक्तचाप होना, या फिर उपरोक्त सभी। बताएंगे क्या चीज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो गर्भ अवस्था की काल हो मतलब गर्भावस्था का एक सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है, तो वो माना जाता है 21 से लेकर, अगर देखें तो 21 से लेकर और 35 वर्ष की जो आयु रहती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। अब बताना है तो इसमें खतरे का क्या होगा, तो बिल्कुल 18 से कम है और 35 से अधिक है तो भी खतरा। फिर खून का बहना, खून की कमी होना ये भी खतरा, हाथ पैर में सूजन होना ये भी खतरा, और ब्लड प्रेशर हाई होना ये भी खतरा होता है। तो उपरोक्त सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो देखिए आज की क्वेश्चन हमने यहीं पर समाप्त कर दिए हैं और आज की आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जाते समय क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि रोज़ की क्लास का आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। तो अभी जो पेपर चल रहे हैं उन्हीं के एनालाइज पर आपको क्लासेस बनाई जा रही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर किया करें, क्लास को सपोर्ट किया करें। और कोई भी डाउट हो तो अपना आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका वो डाउट जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप जाते समय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं आपको कैसे लगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास में, अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।